नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम उस युग में हैं जहां हर पल नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इंसान रोज एक नई खोज कर रहा है। विज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी तक मानो हर तरफ आधुनिकता की बाढ़ है। लेकिन क्या यह छलावा नहीं है? क्या वाकई हमने तरक्की की है? क्योंकि हमारी सोच तो आज भी किसी के भी प्रति धारणा बनाने की बीमारी से ग्रसित है। और हमारा आज का यह एपिसोड इसी धारणा, इसी बीमारी की कहानी कहता है, जहां एक इंसान अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और उसे सही भी मानता है। लेकिन अगर यही उसूल कोई और अपनाता है तो कानून, सजा, न्याय सबको अपनी हद में मानकर अपने आप को किसी को भी प्रताड़ित करने का हकदार भी समझता है। और यह भूल जाता है कि कानून किसी के हाथ का खिलौना नहीं हो सकता। बावजूद इसके ये जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। सर, मैं आपको कब से बोला मुझे रिपोर्ट लिखानी, रिपोर्ट लिख क्यों दे रहे हैं? जब आपसे बात नहीं करेंगे। क्या चल रहा है? मैडम, उनको मिसिंग कंप्लेंट करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ, मगर ये बात मानने को राजी नहीं है मेरी। कहता बड़ी मैडम से मिलना है मुझे। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं मैम। इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम, आप पता करिए ना कि कहाँ गायब हो गया। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि इसके फैमिली ने आपको जवाब देना चाहिए या फिर ये गायब है? मैडम, ये मेरा कलीग ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी है। इसलिए कुछ दिनों से इतना परेशान था तो इसने मुझे बताया कि इसके घर वाले से बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करते थे। मैडम, आप प्लीज पता करिए ना मैडम, इसको हुआ क्या है, कहाँ चला गया है। ठीक है, हम लोग पता करवाते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। थैंक यू मैम। भोसले, मैम, ध्रुव के घर जाकर पता करो कि सच बोल रहा है या झूठ। ओके। देखो, दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, चैनल चेंज मत करना। बंगारे की पूरी कहानी देखनी है मुझे। सर, वो अंकुश झूठ बोल रहा है और ध्रुव कुछ गायब नहीं हुआ। वो 1 हफ्ते के लिए विपासना सेंटर गया है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? सर, क्योंकि हम लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। वो 1 नंबर का चालू लड़का है। उसने हमारे बेटे ध्रुव को भी बिगाड़ कर रख दिया था। इतनी देर तक रात को घर पे आता है, पार्टियां करता है। अब सर, उसका तो कोई है नहीं, कुछ भी करेगा तो चलेगा। लेकिन हमारे बेटे ध्रुव पर तो जिम्मेदारियां है ना। उसके माँ बाप है, उसकी अपनी बीवी है। अगर वो विपासना सेंटर गया भी है, उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है? अलाउड नहीं ना सर, उधर विपासना सेंटर में अलाउड नहीं है सर फोन रखना। लेकिन टाइम टू टाइम इधर फोन करते रहता है वो। ठीक है, तो ध्रुव के साथ बात करने के लिए अभी विपासना सेंटर ही जाना पड़ेगा। अरे सर, आप वहां क्यों जाएंगे? उसका जब फोन आएगा तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। वैसे आपकी बहू सुमिता से बात कर सकता हूँ? आपके पति कहाँ हैं? विपासना सेंटर में सर। देखिए, आपको किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। आप जो मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पति विपासना सेंटर में। सर, आपको ध्रुव से बात करनी थी, उसी का फोन आ गया। लीजिए, बात कीजिए। हेलो ध्रुव, हमारे पास तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट आई है। तुम्हारे दोस्त ने लिखवाई है। बाबा ने बताया सर, वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, बस मेरे साथ में काम करता था। पता नहीं मुझे उसने क्या मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। मतलब अंकुश झूठ बोल रहा है? हाँ सर, मैं यहाँ विपासना के लिए आया हूँ सर। जब मुझे ब्रेक मिलता है तभी मैं आई बाबा से बात हो पाती है। ठीक, बड़ी ताज्जुब की बात है। आपके बोलते ही अचानक आपके बेटे का कॉल आ गया। मैम, मुझे लगता है ध्रुव के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद उसके साथ बात की। वो विपासना सेंटर में है। भोसले, इस बात पर हम लोग केस क्लोज नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए। और ये अंकुश से पता करो उसने फॉल्स कंप्लेंट क्यों करवाई थी, उसके पीछे क्या रीजन है। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव। इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। लोकल पुलिस को विपासना सेंटर भेजकर पता करवाओ कि ध्रुव वहाँ है या नहीं। ओके मैम। कहाँ खेला तुम्हें ऐसा? अरे, पुलिस को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम ही लोग फंस जाएं। आई चाय नहीं पीनी मुझे चाय। तो हो जाए यहाँ से। विनय पुलिस के पास अपने दोस्त ध्रुव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। लेकिन ध्रुव के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि वो विपासना सेंटर में है। तो फिर ध्रुव की मां क्यों अपने पति से ये कह रही थी कि उन्हें पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए था?
वो फंस सकते हैं। ऐसा कौन सा राज था जिसे वो छुपा रहे थे? आखिर कहां था ध्रुव? और वो औरत कौन थी जो लगातार पूजा पाठ किए जा रही थी? सर आप उनकी बात पर कैसे भरोसा कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। देखिए हमारी इंक्वायरी अभी तक खत्म नहीं हुई, समय दीजिए, हम काम कर रहे हैं। पर सर ध्रुव 2 दिन से मिसिंग है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं सर। ये कोशिश कीजिए, समय लगता है। सर अगर दे रही तो काय झालं? मैडम ध्रुव की फैमिली ने आपको झूठ बोला है। देखिए आपके कहने पर हम उसके फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। भोसले ने ध्रुव से बात की है, वो ठीक है। और मैम वो झूठ बोल रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना। बिहेव योरसेल्फ, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी मुझे। सॉरी मैडम, पर आप एक क्रिमिनल को छोड़कर एक इनोसेंट आदमी के खिलाफ केस लेने की बात कर रहे हो। हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। पुलिस इमोशंस पे नहीं एविडेंस पे काम करती है और आपको ये समझना चाहिए। क्या देखा तुमने? साहब हर रोज की तरह हम दोनों इधर आए और आके देखा तो नाले में लड़की की लाश पड़ी हुई थी। बहुत डर गए थे साहब और सीधा पुलिस को फोन किया। लाश को पहली बार तुमने देखा था? जी साहब। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने बुलाएंगे। ठीक है साहब। पूरे एरिया अच्छे से छान मारो। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बॉडी लगभग 10 से 12 घंटे पानी में थी। इसका मतलब है कल रात 7 से 9 के आसपास। हाँ, लेकिन इसकी मौत कल दिन में ही हो चुकी थी। मतलब जब इसे पानी में फेंका गया तभी ऑलरेडी मर चुकी थी। और मौत कैसे हुई? इसकी मौत हाथ की नस कटने की वजह से हुई। पॉसिबल है इसने सुसाइड किया हो, क्योंकि जिस तरह से नस कटी है किसी और ने काटा होता तो घाव थोड़ा और गहरा होता। और फिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि इसने अपने बचाव के लिए कोई स्ट्रगल किया होगा। मैम लाश के पास से हमें फोटो आईडी, वॉलेट ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी शनाख्त हो सके। मुझे तो लगता है डॉक्टर ने सही कहा, ये सुसाइड केस ही है। मोस्टली सुसाइड केस तो हो सकता है, लेकिन मरने के इतने घंटे बाद लड़की अपने आप को पानी में कैसे फेंकेगी? ये काम किसी और का है। हो सकता है उसके फैमिली ने किया हो बदनामी से बचने के लिए। देखो मोस्टली जो भी वजह है हमें पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन मैम सबसे पहले तो लाश की शनाख्त होना जरूरी है। हाँ, ये लड़की की पहचान के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। डेड बॉडी की फोटो एरिया के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करें और वेट करें कहीं से कोई लीड मिल जाए। हो सकता है किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई हो। राइट मैम। सर, ये मेरा बेटा गायब है सर, पता नहीं कहाँ है सर। देखो ना सर, पुलिस स्टेशन आया था, घर लौटा ही नहीं सर। बाजी शांत। घर गया ही नहीं, मैं क्या करूँ सर? ताई शांत व्हा। काय झालं? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। ठीक है, शांत हो जाइए आप। क्या नाम है आपके बेटे का? अंकुश, ये मेरा बेटा। मैडम ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। बहुत समझाया था मैंने उसे कि ये सब में मत पड़, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी मैडम। और देखो आज उन लोगों ने ही मेरे बच्चे को गायब किया। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे बच्चे के साथ। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ध्रुव के घर वालों ने अंकुश को गायब किया? ऐसा भी तो हो सकता है कोई और हो, किसी और के साथ दुश्मनी हो, झगड़ा हो। अरे नहीं सर, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं कि कोई झगड़ा और दुश्मनी करे। उसको नौकरी और माँ ख्याल रखने के अलावा समय बचता ही कहाँ है कि ये सब करे। हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में यही सोचते हैं, लेकिन उनका बच्चा बाहर जाकर क्या करता है उन्हें पता नहीं होता। अरे नहीं मैडम, मेरा बच्चा इन सब में से नहीं है। ठीक है, हम जितना जल्दी हो सके इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। भोसले, हमें जल्द से जल्द ध्रुव की फैमिली से मिलकर ध्रुव के बारे में पता लगाना होगा। ओके मैम। और वो जो लड़की की डेड बॉडी मिली थी उस केस में कुछ प्रोग्रेस हुई? नहीं मैम, जिस एरिया में हमें डेड बॉडी मिली थी उस एंटायर एरिया में जाके हमने पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस स्टेशन से भी मिसिंग कंप्लेंट या उस लड़की के बारे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिले। लड़की की फोटो छपवाओ अखबार में और खबरियों को भी काम पे लगाओ। उसे पहचानने वाला कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। यस मैम। भोसले, ये केस तो बड़ा अजीब मोड़ लेता जा रहा है। एक लड़का आता है, कहता है उसका दोस्त गायब है। मैडम ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। उसके बाद उसकी माँ आती है, कहती है कंप्लेंट करने वाला ही गायब है। मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। ये ध्रुव की फैमिली से हमें फिर से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन मैम मैंने इंक्वायरी की, फैमिली का रिकॉर्ड भी चेक किया, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि अंकुश उन्हें वाकई में तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हो। उसके माँ के मुताबिक तो वो वैसा लड़का है नहीं। इस तरह देखा जाए तो हर एक बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये अंकुश और ध्रुव दोनों का कच्चा चिट्ठा निकालो, दोस्ती दुश्मनी सब समझ में आ जाएगी।
क्यों उसने ध्रुव को लापता बताया और खुद क्यों गायब हुआ? ये सारे सवाल के जवाब तो शायद ध्रुव के फैमिली से हमें मिल ही जाएंगे। यस मैम। ये 1-2 दिन का पेपर और दूध यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब वो लोग पहले से ही कहीं जा चुके हैं। मैम, इनके घर की एक चाबी है मेरे पास, ये लोग हमेशा मुझे देकर जाते हैं। ये इस फैमिली को आपने आखिरी बार कब देखा? मैडम, यही कोई 2-3 दिन पहले, पर भैरवी भाभी मार्केट से आते हुए मुझसे मिली थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैम, घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन लगता है काफी सामान गायब हुआ है। इसका मतलब है ये लोग अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। आसपास पता करो किसी ने इस फैमिली को आते जाते देखा है या नहीं, और इस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मैम, कहानी में फिर एक नया मोड़ आ गया था। जिस परिवार से उम्मीद लगा रखी थी सुराग मिलने की, वो रातों रात कहीं गायब हो गया था। अब पुलिस को ध्रुव, अंकुश और ध्रुव के परिवार सबका पता लगाना था, और लोगों के मुताबिक इनके लापता होने की किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस की मुश्किलें यहीं तक नहीं थी, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इस कहानी में आगे और कितने पड़ाव हैं, और सवालों की बाढ़ भी जो उनकी तहकीकात को दिशाहीन बना सकती थी। मी भेटलो होतो साहब, हम लोग रोज सुबह सुबह वक्त पे जाते थे। इतने सालों बाद वो कल और आज वक्त पे नहीं आते। आप जब उनसे मिले थे, उनके बातचीत में अजीब कुछ लगा था आपको? ऐसा कुछ नोटिस किया था आपने? वैसे आपका बेटा जब ठीक है ना? हाँ ठीक है। नहीं, वो कल से दिखा नहीं, कहीं गया है क्या वो? अरे क्या विकास भाई, अगर आपने नहीं देखा तो कहीं गया होगा क्या? तुमसे अपन काय करीस काय, कुछ भी बोलते रहते हो, कहीं गया होगा, ये होगा, वो होगा। अरे अरे रविंद्र भाई सुनो तो। अरे रविंद्र अपने बेटे की इतनी तारीफ करता था, हमारे तो कान ही पक जाते थे। लेकिन सर, परसों उसने जैसा रिएक्ट किया, हमें तो समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया। सर, कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से ये लोग अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। अजीब बिहेवियर मतलब? मतलब मैंने उन्हें कभी पूजा पाठ करते हुए देखा ही नहीं, पर अभी तो रोज वो किसी न किसी पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं, और वो भी बड़े गुपचुप तरीके से। मैं सब ठीक कर दूंगी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैम, किसी ने उन्हें जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वो लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे थे। मैम, पड़ोसियों का ये भी कहना था कि ध्रुव का नाम सुनते ही रविंद्र बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। तो ध्रुव से मिलना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसका फोन ट्रेस करो और लोकल पुलिस से फॉलो अप करके कंफर्म करो कि ध्रुव विपासना सेंटर में है या नहीं। यस मैम। मैडम, ये ध्रुव की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन है। इसके मुताबिक जिस दिन सर ने ध्रुव को कॉल की थी, वो विपासना सेंटर के आसपास भी नहीं था। क्या ध्रुव मुझसे झूठ बोल रहा था अपनी फैमिली से? वो झूठी इंफॉर्मेशन क्यों दे? उसका फोन ट्रेस करो, वही है जो हमारे सवालों के जवाब देगा। यस मैम। जितनी जल्दी हो सके सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालो। जी सर। ये अभी तक यहाँ बैठी है? साहिब, पता चला क्या मेरे बेटे का? मिला वो आपको? देखिए, आपका बेटा अभी तक मिला नहीं, मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? अभी भी कोशिश? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा, आपका बेटा मिल जाएगा, आप इनके साथ जाइए। मेरा इकलौता बेटा गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ और किस हाल में है, मैं कैसे शांत रहूं? आप जरा पेशेंस रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, ले जाइए ना। माँ जी, आप आइए। जितनी जल्दी हो सके हमें ध्रुव का फोन ट्रैक करके उस तक पहुंचना होगा। जी सर। हेलो ध्रुव, सब इंस्पेक्टर भोसले बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ आके मुझसे मिलना होगा। जल्दी आ जाओ। ओके सर, ध्रुव की मोबाइल का लोकेशन यही बता रहा है। ध्रुव, बता रहा हूँ साहब, सब बता रहा हूँ। ध्रुव मेरा कजन है साहब, वो मेरे चाचा का बेटा है। उन्होंने ही मेरे को उसका फोन दिया था और बोला था कि जब भी ध्रुव का कोई फोन आए तो ध्रुव बनकर बात करना, और उन्होंने मेरे को उसके लिए पैसा भी दिया था। सब क्या हुआ सर? आप क्यों मार रहे हो सर? क्योंकि हम तेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते,
इससे पहले भी तूने ध्रुव बनकर हमें धोखा दिया है, तो इस बार भी हो सकता है तूने ध्रुव का कोई नुकसान पहुंचाओ। हाँ, उसका फोन चुरा कर खुद ध्रुव बनकर हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रात दिन पीने वाला आदमी हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं क्या किसी का कोई नुकसान पहुंचाऊंगा साहब? दारू के कारण मैं निकम्मा हो गया, कोई काम का नहीं छोड़ा उसने मुझे। चल इसलिए ये पड़ोसियों से मिली जानकारी और अब ये मनीष, इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब ध्रुव के फैमिली का किया धरा है। इसका मतलब अंकुश भी सच कह रहा था। पर आप उनकी बात पर कैसे भरोसा कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। ध्रुव के फैमिली को ट्रैक करो, जैसे ही सबको मिलते हैं उठाओ सबको। मैडम हमारा खबरिया आया हुआ है, उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जिसकी डेड बॉडी मिली हुई थी। लेके आओ उसे। ओके हमें अंकुश, ध्रुव और उसकी फैमिली को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। यस मैम। मैडम मैंने पता किया है उस लड़की का फोटो को लेके। गांधीबाद का एक दुकानदार है, उसने पहचाना है उसे। उसने ये बोला है कि वो लड़की एक आदमी के साथ मेरी दुकान पर आती थी और सामान लेके जाती थी, और उसे मालूम नहीं कि ये कौन है। ठीक है, हम पता कर लेंगे अब ये कौन है। अगर वो वहां जाती थी तो इसका मतलब है उसी एरिया में रहती होगी। उस एरिया में कोई ना कोई तो पहचान लेगा इसे। हमें पता करना होगा वो आदमी कौन था जो लड़की के साथ आता था। जा सकते हो तुम। बंद करिए सब और जा खाना लेके आ, भूख लग रही है। ये सब गलत है, देखना भगवान सबको जरूर सजा देगा। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बोल रही हूँ। आई क्या कर रहे हो आप? चुप रहो ना, मरना है क्या आपको? अब हाँ ये मत करो ना इसे। चुप कर तू। आई को अंदर लेके जा तू। आई चल, आई चल। आप यहाँ? वो अनिका कहाँ है? मैम हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ध्रुव के फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला ये लोग कहाँ गायब है। और इन सारे लोगों के फोन तब से स्विच ऑफ है जब से ये फैमिली गायब है। ये कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करो। देखो ये फैमिली पिछले 1 महीने से किन किन लोगों के टच में है। मैम मैंने एक टीम को ऑलरेडी इस काम पे लगा दी। वैसे उस लड़की के बारे में खबर से कुछ पता चला जिसकी डेड बॉडी हमें मिली थी? पता चल जाएगा, एक टीम भेज दिया मैंने वहां पर, कोई ना कोई तो जरूर पहचान लेगा उसे। यस मैम। पुलिस को एक लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई थी, और दूसरी तरफ था अंकुश जिसने घटने वाले गुनाह के बारे में पुलिस को आगाह किया था और फिर खुद लापता हो गया। ये केस अब और भी उलझता जा रहा था। कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। आखिर अनिका के पिता उसे कहां लेकर गए थे? क्या वो उस जगह पर सुरक्षित थी? क्यों उसकी मां लगातार पूजा पाठ किए जा रही थी? और ध्रुव, वो कहां कैद था? क्या ध्रुव के परिवार वाले ध्रुव के बारे में झूठ बोल रहे थे? वो पुलिस से क्या छिपा रहे थे? और अब वो खुद ही गायब थे। आखिर क्यों? मैडम मेरी बीवी लापता हो गई है अपने मायके से। मतलब? सर दरअसल हमारी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी अपने मायके गई थी अपने पेरेंट्स से मिलने, लेकिन वो वापस आई नहीं। और आज जब मैं उसके घर गया उसके बारे में पूछने के लिए तो उसके माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। आप यहाँ? वो अनिका कहाँ है? आप अपनी बीवी का हुलिया बता सकते हैं? ये रही उसकी फोटो। चुप कर दो। एक तो तू किसी काम का नहीं निकला, उस पर से मेरे पर इल्जाम लगा रहा तू। मैम ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी ताइस्कियत बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए कहीं चली गई और ये सब इनकी वजह से हो रहा है। मैडम अब समाज में बदनामी की डर से मैंने अपनी बेटी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। देखिए आप लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और सीधे सीधे बताइए कि अनिका कहाँ है। 1 हफ्ते की शादी में आप लोग को इतना मालूम पड़ गया कि वो मुझसे दुखी थी? हाँ? अरे मैम अभी तो हम लोग ठीक से एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे। यही तो मैडम, शादी के बाद कोई समझने बैठता है क्या कि अपना घर बसाता है? अब तेरे से तो कुछ हुआ नहीं ना? बताऊं मैडम को मैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बाप है आप उसके, बोलने से पहले कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं आप। शांत हो जाओ तुम लोग। इतना बताओ वो यहाँ आई थी या नहीं आई थी? और आप मैडम, आपको कुछ नहीं कहना है?
मैडम वो क्या बोलेगी? वो भी वही बोलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। जब तक आपसे कुछ पूछा नहीं जाए चुपचाप खड़े रहो, बोलने का मौका मिलेगा आपको भी, तब देखते हैं कितने सवालों के जवाब दे पाते हो। मैम 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 आप ये लोग की बातों में मत आइए। ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से अनिका शादी करके मेरे घर पे आई थी वो तब से डिस्टर्ब थी। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन मैम उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वो तो इनफैक्ट ये लोगों से मिलने को भी तैयार नहीं थी, पर शरद उसे मेरे यहाँ से ले गया। अच्छा शरद सुन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे यहाँ से 1-2 दिन बाद लेके जाओ? जीजू आप इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? 1-2 दिन में आ जाएगी। आप उन्हें अभी मिल रहे हो तो कितना मिस कर रहे हो? आई उन्हें बहुत मिस करती है। मैं खुद उन्हें 1-2 दिन में छोड़ने आ जाऊंगा। मैंने अनिका को कई बार फोन भी किया, लेकिन ये लोगों ने मेरी उससे कभी बात नहीं होने दी। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते थे। फिर मैडम मैं भी अपने कामकाज में इतना बिजी हो गया कि मुंबई से आ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें पहले से डाउट था तो तुम्हें खबर कर देनी चाहिए थी। अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ था तो पड़ोसियों ने जरूर नोटिस किया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। भोसले, ये ध्रुव के पड़ोसियों के हिसाब से ध्रुव के फैमिली ने अचानक से कोई पूजा पाठ शुरू कर दिया था। सेम केस अनिका के फैमिली के साथ भी है। ये दोनों फैमिलीज में अचानक से पूजा पाठ का शुरू होना मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। हो ना हो ये दोनों मिसिंग केस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, और जिस कनेक्शन तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। मैम ध्रुव का बैकग्राउंड चेक करके हमें अनिका का कोई कनेक्शन नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन कुछ तो कंफर्मेशन है कि हाँ। एक 25-26 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। वो मेरा बेटा नहीं है मैडम। वो मेरा बेटा नहीं है। वो ताई शांत बेटा नहीं है। पानी पिलाओ इनको। बसा तुम्हें, बसा शांत बाबा, बसा तुम्हें। मैम फोटो देख के लगता है कि मौत चाकू मारने की वजह से हुई है। लेकिन भोसले मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि हो ना हो ध्रुव की फैमिली का हाथ जरूर है इसके पीछे। ये सुमिता के घर से कुछ पता चला? नहीं मैम। भोसले ये केस बिगड़ता ही जा रहा है। हमें इस बात पर तुरंत पहुंचना पड़ेगा कि ये अचानक होने वाली पूजा का क्या मतलब है। एक काम करो, अंकिता और ध्रुव के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, शायद दोनों फैमिली के बीच कोई कनेक्शन हो। यस मैम। इन सारे वाकयों में एक मां ने अपने बेटे, अपने इकलौते सहारे को खो दिया था। कातिल सोचता है कि उसने एक व्यक्ति का कत्ल किया है, लेकिन वो ये भूल जाता है, ये नहीं जानता है कि उससे जुड़ी कितनी जिंदगियां आहत होती हैं। ऐसी ही तमाम जिंदगियां जुड़ी थी इस केस से, और पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इसकी तह में जाने की। पर कहते हैं ना कि सच कल्पना से भी भयानक होता है, और ऐसा ही कुछ छिपा था इस केस में भी। भोसले मुझे बार बार यही लग रहा है कि इन सब केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इतने सारे हादसे, मर्डर केसेस, मिसिंग कंप्लेंट्स। मैडम ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। मैडम मेरी बीवी लापता हो गई है अपने मायके से। मैम शायद आपका शक सही है। रविंदर और ब्रिजेश दोनों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉमन नंबर है, और वो है चंदर का। चंदर गांधी बाग में रहता है। गांधी बाग? ये तो मैंने पहले भी सुना है। मैडम मैंने पता किया है उस लड़की का फोटो को लेके। गांधी बाग का एक दुकानदार है, उसने पहचाना है उसे। भोसले क्लू मिल गया। ये ध्रुव और अनिका के फैमिली के साथ आपका क्या कनेक्शन है? रविंद्र मेरा दोस्त है और ब्रजेश मेरा कलीग, बस इतना ही कनेक्शन। ये ब्रिजेश की फैमिली गायब हो गई है, और रविंदर की बेटी अंकिता भी गायब है। मैडम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा नहीं जानता, क्योंकि तेरे पास ये आखिरी मौका था। मैडम मुझे कोई डर नहीं है, मैं जो जानता था मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। एक्सक्यूज मी। तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। भोसले इसका प्रेजेंट पास्ट सब निकालो। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है वो इस एरिया से है। खबरी के मुताबिक लड़की किसी आदमी के साथ दिखी थी। कहीं ये चंदर तो नहीं?
हेलो, ओके थैंक्स मैम। ध्रुव की वाइफ का एड्रेस पता चल गया। चलो। तुम्हारे सास ससुर गायब है, पति लापता है और यहाँ छुप कर बैठी हो तुम। सर मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओ बहू, हाँ मर गई ये भी ना, सुनती नहीं है। जा जल्दी से जाके सामान पैक कर, जल्दी जा। मैं हम कहाँ जा रहे हैं आई? अब ज्यादा सवाल मत कर, जब समय आएगा ना सब पता चल जाएगा। जल्दी जा। आई मैं अपनी आई के घर चली जाऊँ? क्यों क्यों? वहाँ रहके फंसाएगी हमको? हाँ? नहीं 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 आई कि किसी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी। छोड़ो ना इसे, रहने दो इसे। छोड़ो, चलो चलो तुम चलो, चलो चलो छोड़ो। हाँ रहे, चल तेरी माँ के यहाँ चल। ठीक है, हमारे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती तुम, यही रहना होगा। भोसले, मुझे नहीं लगता वो सच बोल रही है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लेकिन मैम हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे, लेकिन जब से ये फैमिली गायब है तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। उसकी माँ का फोन ऑन होगा, घर में लैंडलाइन भी है, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अगर उसकी इन-लॉ चाहती है कि वो चुप रहे, छुपी रहे, तो कंफर्म तो जरूर करेंगे। यस प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। टेंशन मत ले, तेरी कंपनी के लिए तो लाए सी। मैम आपका शक सही था। सुमिता के मायके के लैंडलाइन पे सुमिता के वहां आने के दिन से रोज एक नंबर से कॉल आता था। हमने वो नंबर ट्रेस कर लिया। कहाँ का नंबर है? नासिक आउटस्कर्ट्स का, शहर के बाहर का नंबर है। तुझे क्या लगा था हमें चकमा देके भाग जाएगा? हाँ? इसकी बीवी को उठा के लगाओ, घर की तलाशी लो अच्छे से। चल चल बोल बोल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे मार क्यों? पुलिस को चकमा देके रातों रात घर बदलना क्राइम है। अपना फोन स्विच ऑफ करना ताकि तुम्हें कोई ट्रेस ना कर सके। अब बोल, ध्रुव कहाँ है? चंदर कौन है? क्या अंकुश को तुमने मारा? हमें लगा कि आप लोग हम पर शक कर रहे हैं, इसलिए हमें परेशान करेंगे, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे। आपको अब भी लगता है कि ये सब कहानी आपको हमें सुनानी चाहिए? हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, हम सच बोल रहे हैं। बोलो ध्रुव कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सच बोल रही है, सच में। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सच नहीं बोल रही हैं। आपसे सच उगलवाना पड़ेगा, समझ गई आप? तब तक खातिरदारी करो जब तक सच नहीं बोल देती। मैंने क्रिमिनल जैसा तोड़ा उसका, फिर भी मुंह नहीं खोला। रविंद्र का भी यही हाल है, देखते कब तक चुप रहता है। मैम उनके घर से हमें एक चाकू मिला है जिसपे सूखे खून के निशान है। उस चाकू को हमने फॉरेंसिक लैब भेजा, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हम सही जा रहे हैं भोसले, तो वो सूखा हुआ खून जरूर अंकुश का होगा, और अगर रिपोर्ट्स मैच हो गए तो हम उन्हें गुनहगार साबित कर सकते हैं। लेकिन मैम मुझे लगता है हमें सुमिता से बात करनी चाहिए, शायद जल्दी मुंह खोल दे। कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो जितनी डरी से हमें दिखती है उतनी है। और हमें जल्द ही अंकिता और ध्रुव के बारे में भी पता लगाना होगा। मैडम ये चंदन की डिटेल्स। होगा मैम ये चंदर किसी एक के साथ नहीं बल्कि सबसे कनेक्टेड है। इनफैक्ट ध्रुव और सुमिता का भी रिश्ता उसी ने करवाया था, और अनिका के बाद ब्रिजेश के साथ भी वो लगातार टच में है। एक और अहम बात मैम, पिछले साल तक ये सारी पूजाएं उनके घर पे भी होती थी, फिर अचानक बंद हो गया उनके बहू के साथ। पड़ोसियों का कहना यह है कि चंदर कभी भी इतना धार्मिक नहीं था। बहू के आने के बाद चंदर के घर पे पूजा होने लगी, उससे पहले उसके घर पे कोई औरत भी नहीं थी। ये तीनों परिवारों में अचानक से पूजा का शुरू होना, ये कोई अंधविश्वास का चक्कर तो नहीं है? ये देखिए मैम। भोसले, ये चंदर को बुलाओ, उसका ओवर कॉन्फिडेंस निकालने का टाइम आ गया अभी। यस। अब की बात हाथ लगाए ना, देखना मैं क्या करता हूं। तुम लोगों की वर्दी उतार दो। भोसले थांबा। माफ करा, गलती हमारी है, हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझिए ना। 2 डेड बॉडीज मिली है, 2 लोग मिसिंग है। पूछो। तो ये बताइए, ये 1 साल से आपके घर में पूजा चल रही थी, वो अचानक कैसे बंद हो गई? और अनिका और ध्रुव के घर में कैसे शुरू हुई? मैडम ये पूजा मैं नहीं, मेरी बहू कर रही थी। जब वो शादी करके आई तब ये पूजा उसने शुरू की। मैं तो वही कर रहा था जो एक अच्छे ससुर को करना चाहिए। सारी फैमिलीज आपस में कनेक्टेड है, और औरतों का फेवरेट टाइम पास तो पूजन ही है ना मैडम, इसलिए हर घर में पूजन शुरू हो गई।
भोसले, इसे जानते हो? देखिए हमारे इंटेलिजेंस की और एक्सपीरियंस की थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा और ये मत कहिएगा कि आप इसे नहीं जानते, क्योंकि गांधी बाग में काफी लोगों ने आपको इसके साथ देखा है। अरे लोगों के कहने से क्या होता है मैडम, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता मतलब नहीं जानता। और अब तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो इतना मारूंगी तुझे कि सब याद आ जाएगा। भोसले, कब मारा यारा, ये जन्म की तो क्या सारे जन्म की याद आ जाएगी। सतीश, तो चंदा टूटने को तैयार ही नहीं है। कोई ना कोई तो टूटेगा। ध्रुव की फैमिली से, अनिका की फैमिली से कोई तो होगा जो मुंह खोलेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ? ठीक है हम पहुंच रहे। मैम एक और डेड बॉडी मिली। सुसाइड का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद ये साबित भी हो जाए कि मौत कलाई कटने की वजह से हुई है। ये तो उसी लड़के की तरह है जिसकी लाश में नाले में मिली थी। सुसाइड कहीं और हुआ और बॉडी कहीं और मिली है, और ये सीरियल सुसाइड का केस तो पहली बार हुआ। नहीं हो सकता। मैंने किया था, आपको बोला था। ये शायद दुनिया का पहला केस था जहां सीरियल मर्डर्स नहीं बल्कि सीरियल सुसाइड्स हो रहे थे। लेकिन कैसे? कोई तो था जो इन्हें अंजाम दे रहा था, जो लाशों को मौत की जगह से दूसरी जगह ले जाता था। किसी ने उसे क्यों कैद किया था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी ही जान ले ली? एक कैदी की जिंदगी की प्रताड़ना से लेकर उसके मृत पाए जाने तक की उसकी कहानी आखिर क्या थी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहने का मतलब क्या था आपका? कम से कम अपने बेटे के लिए तो सच बोलिए। आपके बेटे ने सुसाइड किया नहीं है, करवाया गया है उससे। आप नहीं चाहती कि जिसने ये सब करवाया उसको सजा मिले? ले जाओ इसे। एक इंसान मुंह नहीं खोल रहा है यहां पर। केस सॉल्व होने के इतना करीब होने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे भोसले हम। बस और इतनी देर ना हो जाए कि वो अनिका इस सब का शिकार हो जाए। उस दिन रूम में क्या हुआ था? अनिका को सुसाइड के लिए तुम मजबूर कर रहे थे? वो लोग उसे इस दुनिया के लायक बना रहे थे ताकि आदमी औरत से और औरत आदमी से प्यार करे, ना कि आदमी आदमी से और औरत औरत से, क्योंकि यही उसूल है ना दुनिया का। देखो जो भी कहना साफ साफ। मैं ध्रुव की सच्चाई शुरू से जानती थी, वो कभी मुझे प्यार नहीं कर पाए। शांति रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। अरे जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। याद है चंदन भाई साहब ने क्या किया था अपनी बहू के साथ? हम भी वही करेंगे। मैं हैरान थी उनके उपाय सुनकर। चंदन अंकल की बहू मेरी सहेली थी, बल्कि उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। मैं कोई ठीक वीक नहीं हुई दीदी, बस ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ठीक होने का नाटक नहीं करूँगी तो ये लोग फिर से वही सब करेंगे मेरे साथ। बाकी लोगों से जबरदस्ती बलात्कार करवाएंगे मेरा। इससे तो अच्छा है कि उमेश ही मेरे साथ। ये घटिया उपाय किसने निकाला था? और मैं भी बचने के लिए यही रास्ता अपनाना चाहती थी। जब मेरे सौतेले बाप ने पहली बार मेरा बलात्कार किया था, क्योंकि मैं वैसी बेटी नहीं थी जैसी बेटी वो चाहते थे। मैं बहुत छोटी थी। बार बार तय किया कि मैं अपनी जान ले लूं, नहीं ले पाई। फिर इन लोगों को देखकर लगा कि मैं इन लोगों को बचाने के लिए ही बच गई। इसे बचाना नहीं, कत्ल करना है। अब जो चाहिए वो कहिए, लेकिन मैंने इन लोगों को आजाद कराया है। इसे जानते हो? ये शालू है। मैंने गलत किया उनको मरने को बोलकर। वो उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी देते। सुना इकरा तुम यहाँ? किसने हक दिया तुम लोगों को किसी और को जज करने का? कोई कैसे जिए कैसे मरे, किसी का रेप करवाओ या किसी को मरने पर मजबूर कर दो। भोसले, मारो सबको। यहां सच वाकई में कल्पना से भी भयानक था, जहां एक बच्ची का उसके ही पिता द्वारा बलात्कार किया गया क्योंकि वो उसके मुताबिक सही नहीं थी।
और 4 लोगों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार की गई। आज के समाज में भी अगर इंसान के सामने कुछ ऐसा आता है जो उसकी समझ में नहीं आता, तो वो या तो सजा देने पर उतारू हो जाता है या फिर कर्म कांड के सहारे उसे लाइलाज बना देता है। क्यों इंसान को सिर्फ इंसान समझकर जीने नहीं दिया जा सकता? क्यों सभी को सही और समीकरणों में कसने की जरूरत है? और आखिर सही और गलत का फैसला करेगा कौन? वो लोग जो खुद दिमाग से बीमार हैं। इस केस से जुड़े सभी लोगों पर अदालत में सुनवाई चल रही है। समस्या चाहे कैसी भी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आत्महत्या उसका हल नहीं हो सकता। सुमिता ने पुलिस की मदद लेने की बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने कई जिंदगियां समाप्त कर दी, जिसके लिए उसे जेल भेजा गया। अनिका इस खेल से बच गई और जिंदगी के मायने और शांति ढूंढने की उम्मीद बनी रही, जिसमें उसके परिवार ने उसका साथ दिया। लेकिन अंकुश की मां तमाम जिंदगी अकेले जीने के लिए मजबूर थी, अपने बेटे की मौत का दुख अपने साथ लेकर। जब भी अपने आप को किसी व्यक्ति या विचारधारा के प्रति हिंसक पाएं, तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि ये रास्ता सीधा जेल तक ले जाता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मेरा बाप इस घर की नींव बचाने के लिए रोज अपनी कब्र खोद रहा है। यही तो, अपनी कब्र खोदते खोदते झल्ला गया होगा और अब मेरे बाप की कब्र खोद रहा है। तुमने कौन सी नींव जोड़ी है उनकी? क्या पता कब्र ही खोद रहे हो। औरत है, औरत बनकर रहे। चोरों की बस्ती में जब कोई शरीफ भी भागता है तो चोर ये सोचकर चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं लगी है। लेकिन किसकी गठरी में चोर था और किसकी दाढ़ी में तिनका, ये फिलहाल मुखौटे में था। लेकिन इन चेहरों में वो कौन था जिसका कनेक्शन अनंत की किडनैपिंग और पूर्वा की हत्या से भी जुड़ा था? क्या इस स्केलेटन का इन दोनों केसेस के साथ कोई कनेक्शन था भी, या फिर ये केस अपराधियों की छटनी में सामने आने वाला कोई छुपा हुआ अपराध था? सर, जो स्केलेटन शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें गला मिला था, उसकी मौत करीब 6 महीने पहले सर पे हुए वार की वजह से हुई थी और इसका फ्रैक्चर भी है सर। लेकिन 6 महीने पहले किसका मर्डर हुआ होगा जिसका एक नाक शिंदे फैमिली से कोई कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि जिस लोकेशन के पीसीओ से आपको कॉल आया था, उस लोकेशन पर अक्सर एकनाथ की बेटी श्रुति और उसके पति काशीराव का फोन एक्टिव रहता है। तो हो सकता है सर श्रुति या काशीराव में से किसी ने आपको कॉल किया हो। और एक बात सर, ये श्रुति और काशीराव की ज्यादातर बातें रमाकांत भिड़े से होती हैं। ये रमाकांत भिड़े कौन है? एकनाथ का राइट हैंड। एकनाथ के सारे काम यही देखता है सर। और सर, जब हम शिंदे की फैमिली से मिलकर आए थे, उसके 2 घंटे बाद से श्रुति का फोन बंद है। हेलो ताई, 300 रुपया। दादा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। एक काम करो, इसमें से जो उल्टी रोकने वाली दवाई है वो ही दे दो। ये लीजिए 50 रुपये। धन्यवाद दादा। क्यों? आपको मेरी बहन श्रुति से क्या काम है? आपकी बहन श्रुति है कहां पर? मेरे को नहीं पता सर। आज दोपहर से वो घर पर वापस नहीं आएगी, उसका फोन भी बंद है। लेकिन बात क्या है सर? और आप तो श्रुति के पति हैं, पता होगा आपकी बीवी कहां है? नहीं साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि श्रुति कहां है। सर, आपने बताया नहीं। आप श्रुति के बारे में जानना क्या चाहते हैं? आपकी बहन श्रुति जब भी घर आए या उसका फोन आए, उसे कहना हमसे जरूर मिले। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉल हमको आया था वो श्रुति नहीं करवाया हो सकता है श्रुति को अपने बाप से कोई प्रॉब्लम हो। पता करो श्रुति का फोन आखिरी बार कहां बंद हुआ था। सर, जिस लोकेशन पर श्रुति का फोन बंद हुआ, मैंने पता किया उस एरिया में एकनाथ शिंदे का एक फार्म हाउस है। हो सकता है श्रुति एकनाथ शिंदे के फार्म हाउस में ही हो। तो बोलती थी कि काशी की बिना जी नहीं सकती मैं। काशी को धोखा देकर मर गई वो। बाबा, अब पता चला ये भीड़े है जो तुम्हारे पीठ पे चूहा घोंप रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्केलेटन मिला है ना, देखना उसके मर्डर में भी भीड़े का ही हाथ होगा। भिड़े का एड्रेस दीजिए हमें।
नहीं सर, सुबह से भिड़े को नहीं देखा मैंने। सर, भिड़े का फोन भी बंद है। बोलो दामोदर। सर, हमने फार्म हाउस के आसपास पूछताछ की तो यह पता चला कि श्रुति के पति काशी को फार्म हाउस के बाहर देखा गया था। सर, हो सकता है काशी को श्रुति और भिड़े के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और उसी ने श्रुति को मारा हो। ये एकनाथ के सभी फैमिली मेंबर्स के फोन लोकेशन चेक करो और इस काशी राव के बारे में भी पता करो। ओके सर। हेलो, अगर अनंत सही सलामत चाहिए तो कल तक पैसे दे दो, नहीं तो मार देंगे अनंत को। नहीं नहीं, अनंत को कुछ मत करना प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो। मैं हेलो 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 हेलो। क्या हुआ मेरे अनंत को? बोलो क्या हुआ? सर, जिस पीसीओ से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाड़ी की है। शिरके, ये भिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर, समझना यह भी होगा कि जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उससे जब आपने ये पूछा कि अनंत की किडनैपिंग किसने करवाई तो उसने एकनाथ का नाम क्यों लिया? एकनाथ? लेकिन उस किडनैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला, शिंदे नहीं बोला। हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आदमी या एकनाथ का सेक्रेटरी, या फिर ये भी हो सकता है वो एकनाथ नहीं, एकनाथ से संबंध रखने वाले उसके किसी रिश्तेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनाथ के बेटी, बेटा, नौकर या फिर कोई भी। लेकिन फिलहाल हमारा शक भिड़े पर इसलिए है क्योंकि वो गायब है। शिरके, कहीं ऐसा तो नहीं श्रुति के मर्डर का राज अनंत के किडनैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो? सर, मैंने श्रुति के पति काशी राव का बैकग्राउंड चेक किया। वो एकनाथ के बिजनेस राइवल के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। सर, काशी के अलावा एकनाथ की फैमिली का कोई भी मेंबर उस फार्म हाउस पे नहीं था जहां पर श्रुति की लाश मिली थी। और हाँ, एक और बात सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से श्रुति की मौत गला घोटने से हुई है और उस दिन दोपहर 3 से 4 के बीच हत्या का वक्त है। और सर, काशी का फोन भी उसी समय वहां पर एक्टिव था। शिरके, लेके आओ इस काशी को। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। तूने मारा या नहीं मारा, ये तो हम तेरे से सच निकलवा ही लेंगे। अपने ससुर को फंसाने के लिए ही तूने अनंत की किडनैपिंग कराई हो? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात बता, श्रुति का भिड़े के साथ अफेयर था, ये बात तू पहले से जानता था? नहीं साहब। तो फिर एकनाथ शिंदे के जिस फार्म हाउस से हमें श्रुति की लाश मिली, तेरा फोन वहां एक्टिव था, कैसे? अब तो खुद बताएगा या हम अपने तरीके से निकलवाएं? साहब, मैं फार्म हाउस पे गया था, लेकिन मेरे ससुर जी ने मुझे बोला था कि वहां पर एक मीटिंग है, इसलिए मैं गया था। साहब, मैंने श्रुति को नहीं मारा। अब मेरा यकीन कीजिए, जब मैं वहां गया तो श्रुति मरी पड़ी थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तू वहां पहुंचा, तूने अपनी बीवी श्रुति को भिड़े के साथ वहां देखा हो? साहब, मुझे फंसाया जा रहा है मेरी बीवी की मर्डर केस में। मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को भिड़े ने मारा या और किसी ने। साहब, जब मैं वहां पहुंचा साहब, मुझे लगता है कि एकनाथ ने अपनी बेटी को मरवाया और अब मुझे फंसा रहा है। एकनाथ अपनी बेटी को क्यों मारेगा? सर, क्योंकि श्रुति मुझसे प्यार करती थी और एकनाथ इस बात से बहुत चिढ़ता था। अगर तू इतना ही सच्चा है तो पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर क्यों गया था? साहब, वो भी एकनाथ की वजह से गया था। उसने उस वक्त भी मुझे बलि का बकरा बनाया था। चल, तेरी हम सब बात मान भी ले, तो एकनाथ शिंदे की जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमें स्केलेटन मिला, वो स्केलेटन किसका था? साहब, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 6 महीना पहले लांजा टाउन का एक सरकारी सिविल इंजीनियर संदीप देशमुख, साहब मुझे लगता है कि ये कंकाल उसी का है, क्योंकि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बड़ा पंगा था। आपके भिड़े ने मारा हमारी श्रुति को, पहले से बहकाया है, फिर जान से मार दिया है। देख लिया किस सांप को दूध पिला रहे थे आप। जान से मार दूंगा भिड़े को, देखना। चलिए, तो लॉक है। सुनिए, संदीप देशमुख का घर यही है ना? जी सर। अच्छा, कुछ पता है उनका घर बंद क्यों है? सर पता नहीं, ये तो 6-7 महीनों से बंद पड़ा है। ये संदीप देशमुख के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप?
सर संदीप जी अपनी वाइफ और बेटे के साथ यहाँ रहा करते थे, लेकिन उनकी वाइफ तो काफी टाइम पहले ही गुजर गई थी। और सर बाद में संदीप जी भी लापता हो गए और बेचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। किस रिश्तेदार के यहाँ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं। शिर्के, हम जब एकनाथ शिंदे के घर गए थे, इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था। सर ये लड़की तो एकनाथ के घर में नैना के बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। इस लड़की का संदीप देशमुख से क्या रिश्ता हो सकता है? साहब ये तो संदीप जी की बेटी है, लक्ष्मी। सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सच है, मेरे बाबा को गायब करवाने में उस एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। सर मुझे उन पर शक था, इसलिए मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां टीचर की जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें एकनाथ शिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी। उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी? सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है। सर मेरे बाबा संदीप देशमुख न्यू कंस्ट्रक्शन में एनओसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है। सर मुझे पूरा शक है मेरे बाबा को गायब करवाने में एकनाथ शिंदे का ही हाथ है। और रही बात पुलिस की मदद लेने की, तो सर मैंने मेरे बाबा की मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च करवाई थी। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, एफआईआर की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई। तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है, तो क्या गलत कर दिया? लक्ष्मी देशमुख के पिता संदीप देशमुख का मिसिंग केस 6 महीने पहले फाइल हुआ था और तब से संदीप देशमुख का गायब होना एक रहस्य ही बना हुआ था। पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का डीएनए लक्ष्मी देशमुख से मैच कराने का फैसला किया, लेकिन आपको बताता हूं। सर लक्ष्मी का डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करता है जो हमें एकनाथ शिंदे की कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़ा मिला था। लक्ष्मी, हमें एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन साइट से जो स्केलेटन मिला था वो तुम्हारे बाबा का ही था। लक्ष्मी, तुमने हमें कहा था कि तुम एकनाथ शिंदे के खिलाफ सबूत ढूंढा करती थी। क्या अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ शिंदे का हाथ हो सकता है? अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानती हो हमें बताओ। सर जब भी मैं उनके घर जाती थी और उस दिन आपके उनके घर वालों से मिलने के बाद मैंने वहां के लोगों के कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। लेकिन एक बात याद रखना यार, जमीन और चोरों के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है और यही मेरा गुरूर, और इस पर किसी ने उंगली उठाई ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानता हूं ये काम इसी घर के किसी विभीषण का है। आज के बाद दोबारा मत पूछना कि कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं। सर नैना का हस्बैंड प्रमोद उसको बहुत मारता है। अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई दुखी और अत्याचार सह रहा है तो सर वो नैना ही है। इनफैक्ट नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। शायद ये मावना गांव के सरपंच वल्लभ माने की छोटी बेटी है पूर्वा, लेकिन वल्लभ माने ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। और हैरत की बात यह है कि उनकी बड़ी बेटी नैना, उसने भी इसे पहचाना नहीं। नैना कौन? एकनाथ शिंदे की बहू है, नैना प्रमोद शिंदे। आपको लगता है ये लड़की जो किडनैपर्स के साथ देखी गई
एकनाथ शिंदे की बहू नैना शिंदे की छोटी बहन पूर्वा है? जी हाँ, नैना शिंदे हमारी बेटी है, लेकिन उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है जिसकी लाश गांव के बाहर मिली। सोच समझकर बोलिए वल्लभ माने जी, अगर आपकी बात झूठ निकली तो हम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो लड़की मेरी बेटी नहीं थी, मतलब नहीं थी। सर मुझे लग रहा है ये वल्लभ हमसे झूठ बोल रहा है और नैना शिंदे ने भी हमसे झूठ बोला था। बोल, प्रमोद के कौन कौन से राज जानता है तू? कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अपनी फैमिली और अपने उसूल में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? क्या वो लाश वाकई पूर्वा की नहीं थी? आप चुप क्यों हैं? सब वो लाश पूर्वा की थी। तो तुमने उस लाश को पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? क्योंकि मेरे बाबा ने मना किया था। अगर पूर्वा तुम्हारी बहन थी तो वो उन किडनैपर्स के साथ क्या कर रही थी जिन्होंने अनंत दीक्षित को किडनैप किया था? मला नहीं माहित सर, मैं पूर्वा से तब से नहीं मिली हूँ जब से वो घर से भागी थी। एकनाथ जी, आप पूर्वा और उन किडनैपर्स की मीटिंग के बारे में क्या जानते हैं? सर मैं पूर्वा को ही ठीक से नहीं जान पाया तो किडनैपर्स के बारे में कैसे कुछ बता सकता हूं? बस सर, इस घर में इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन उस किडनैपर ने तो आप ही का नाम लिया था और एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे स्केलेटन होने का हमें फोन आना। यस, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए। और अब ये श्रुति का मर्डर, इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है श्रुति। पॉसिबल है सर। सर हो सकता है नैना शिंदे अपनी बहन पूर्वा के साथ मिलकर एकनाथ से बदला लेना चाहती हो, क्योंकि सर इस घर में नैना की इज्जत ना तो उसका पति करता है और ना ही कोई और सर हो सकता है कि स्केलेटन की न्यूज देने वाला फोन कॉल भी नैना की कोई चाल हो और श्रुति को नैना का ये राज पता चल गया और श्रुति का मर्डर नैना की किसी साजिश से जुड़ा है। इन सब में एक बात अटपटी है, पूर्वा अगर किडनैपर से मिली हुई थी तो फिर पूर्वा का रेप और मर्डर किसने किया? अनंत की किडनैपिंग क्या वाकई नैना के इशारे पर चल रही थी या फिर इसका असली हमराज कोई और ही है? दोबारा इसे छूना मत। छूने तो इसे तुझे भी नहीं दूंगा मैं, लेकिन तूने जिसे छुआ है वो मेरे सामने आ चुका है। भेड़े मेरे पास है और तूने क्या क्या कांड किए हैं भेड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किडनैपर्स के साथ देखी गई लड़की को अब नैना शिंदे द्वारा अपनी बहन पूर्वा मान लिया गया था, लेकिन नैना द्वारा दी गई जानकारी अब भी अधूरी थी। पुलिस मान रही थी कि अनंत के किडनैपर्स वल्लभ माने के गांव मावना और आसपास के इलाकों से हो सकते हैं। उनकी पहचान के लिए पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जल्द ही उन तीनों किडनैपर्स की पहचान सामने आ गई। साहब ये लड़की तो भास्कर की गर्लफ्रेंड है साहब, पूर्वा, और पूर्वा की बड़ी बहन तो भास्कर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। तेरे को तो मालूम ही होगा। किधर है ये भेड़े? भाऊ अगर मैं बता दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? पिछले केस में भी आपने मेरे को बलि का बकरा बना दिया था। चल ठीक है, पूरा बिल्डिंग तेरे नाम पे कर दूंगा। बता भाऊ, भेड़े मेरे को जिंदा मांगता है। वो कमीना मेरी बीवी के साथ सोया था, उसे जान से मारोगे ना? तू बस मेरे को इतना बता, भेड़े है किधर? देख वल्लभ, तू मेरे बचपन का दोस्त है। मैं तुझसे भले ही बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन अपनी दोस्ती को नहीं भूला। अपने बेटे की शादी मैंने तेरी बेटी के साथ कर दी, लेकिन तूने गलत फहमी को झगड़ा समझकर अपनी बेटी नैना के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की। ऐसा ना करो साहब, आपका ऐसा नहीं भूला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो मुझे पता नहीं, पर मेरी बेटी को मारना मत भाऊ। ठीक है, अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। सर भास्कर की फोन लोकेशन से उनके एक हाइड आउट का पता चला है
वहां एक ठेले वाले ने बताया कि दामले भी ओमकार की तरह मर चुका है और उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर ले गए थे। सर, क्या इसकी मौत नेचुरल मौत है या फिर ओमकार की मौत की तरह कुछ और ही चक्कर है? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अनंत की किडनैपिंग करने वाले 3 लोग थे और उन तीनों को एक औरत ने फोन किया था। गांव वालों के बयान के मुताबिक नैना भास्कर से मिला करती थी। फिर के इस नैना से दोबारा मिलते हैं। हाँ, मैं भास्कर को जानती हूँ और मेरे कहने पर ही उसने किडनैपिंग की थी। भास्कर और पूर्वा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों भागकर शहर तो चले आए, लेकिन भास्कर को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान था। और तभी मैंने उसे अनंत के पिताजी के बारे में बताया। भास्कर और उसके साथी तो किडनैपिंग के लिए मान गए, लेकिन जब ये बात पूर्वा को पता चली तो उसने भास्कर को मना कर दिया। और इसी वजह से भास्कर ने पूर्वा का रेप किया और उसको मार भी दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भास्कर पूर्वा से बहुत प्यार करता था। उसने पूर्वा को नहीं मारा सर। वो तो ये भी नहीं जानता कि पूर्वा अब नहीं रही। भास्कर ने पूर्वा को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मला नहीं माहित सर, खरा बोलते हैं। और श्रुति का मर्डर, संदीप देशमुख का मर्डर? नहीं सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ। हमने ये फिरौती भूल जाते हैं। आप मेरी मानो ना तो इस बोझ को नाम कहीं फेंक देते हैं। इसकी वजह से हमारा तन, मन, दिमाग सब कुछ भ्रष्ट हो गया। कैसे छोड़ेंगे भास्कर? बेचारा बच्चा है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, बेचारा बेकार में। तो अपनी ममता बंद कर। हमारे पास ना दिन के सिर्फ 60 रुपए बचे, ना खाने का हो जाए ना पीने का। हम लोग क्या करेंगे ताई? भगवान पे विश्वास कर भास्कर। भगवान हम गरीबों की कभी नहीं सुनता, सिर्फ रईसों की सुनता है। सर, दामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह वही है जो ओमकार की थी। दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ये उनके गांव में पता करो, दोनों काम क्या किया करते थे। सर, पता चला है एकनाथ शिंदे का बड़ा बेटा प्रमोद शिंदे, उसका मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ सर, उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से घर लेकर के आ गए हैं। इसके पहले कोई कुछ कहे, मैं कन्फेस करना चाहता हूं। प्रमोद दादा का मर्डर मेरे हाथों हुआ। हमारे बीच में अक्सर तू होती रहती थी, लेकिन आज हाथापाई भी हो। ये आदित्य की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। प्रमोद और आदित्य, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल रहा। ओके सर। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। पता चला है कि भास्कर का फोन लगातार गांव की तरफ मूव कर रहा है। अनंत को किडनैप करने वाले भास्कर, ओमकार और दामले में से अब सिर्फ भास्कर ही जीवित था और अनंत दामले की बीवी तुलसी और भास्कर के साथ था। अरे भास्कर, तू गांव में क्यों आया है? तुझे पुलिस ढूंढ रही है पूर्वा के मर्डर केस में। क्या पूर्वा का मर्डर हो गया है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर उसकी लाश मिली थी। शायद उसका बलात्कार भी हुआ था। तू यहाँ रुक मत, चला जा, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। भास्कर, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो मत करो, ये सब ठीक नहीं कर रहे। मुझे भूख लगी है,
कुछ खाने को दो। सर, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रमोद और आदित्य की मारपीट हुई, वहां के मजदूरों का यही बयान है कि प्रमोद की हत्या गैर इरादतन हुई है। सर, तांबड़े, ओमकार और भास्कर तीनों गोताखोर थे और ये तीनों ही वल्लभ माने के लिए काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? सर, वल्लभ माने गैरकानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालकर कई सालों से उसे बेचने का काम करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से ये वल्लभ नदी के किनारों से इतनी रेत निकाल चुका है सर कि नदी के दोनों किनारे साफ हो चुके हैं। और सर, नदी की तली से रेत निकालने के लिए वो गांव के मासूम लोगों को उन्हें गोताखोर बनाकर नदी के अंदर भेजकर रेत निकलवाने का काम करता है। और सर, ये दामले और ओमकार इसी काम की वजह से मारे गए। शेर के पूर्वा की बॉडी पे भी उसी तरह का रेत मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं पूर्वा का रेप और मर्डर भी उन्हीं गोताखोरों ने किया हो, वल्लभ माने से बदला लेने के लिए? इस वल्लभ माने को लेके आओ। सब सरपंच वल्लभ माने, तो तू गैर कानूनी तरीके से सैंड माइनिंग का धंधा नहीं करवाता। देखिए साहब, आपको जिसने जो बताना था बता दिया। हाँ, मैं रेत का धंधा करता हूँ सर, लेकिन नदी के तले से रेत निकलवाने में उसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। जिसने अपने बेटी की लाश को नहीं पहचाना उसका हम विश्वास करेंगे? सर, मैंने आदित्य प्रमोद की कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि आदित्य लगातार भिड़े के टच में था और सर, भिड़े का फोन जब बंद हुआ उसकी आखिरी लोकेशन मोतीबाग थी, जहां प्रमोद का फोन भी एक्टिव था। सर, मोतीबाग में तो एकनाथ शिंदे की कंस्ट्रक्शन साइट भी है। देखिए सर जी, भले ही भिड़े ने मेरी पीठ में छुरा भोंका हो, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम्हारे बेटे का तो लेना देना है। आदित्य के फोन की लोकेशन भिड़े के फोन की लोकेशन से मैच करती है। जाहिर सी बात है कि आदित्य ने ही भिड़े को मारा होगा। सर, मैं मानता हूं कि मैं भिड़े के टच में था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। फिर क्यों उसके टच में थे? बाबा और प्रमोद जो गलत धंधे करे थे उसके बारे में पूछा, लेकिन पता नहीं कहां से प्रमोद दादा को भिड़े के बारे में पता चल गया और उसने उसे वहां से गायब कर दिया। ये तो हो सकता है कि तुमने ही भिड़े को मारा हो, ये बात प्रमोद को पता चली हो और बाद में तुमने प्रमोद को मार दिया। हाँ, मेरा उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन सिर्फ भिड़े के वजह से नहीं। भिड़े ने मुझे प्रमोद दादा के एक और कांड के बारे में बताया था। कैसा कांड? सर, प्रमोद ने ही नैना की बहन पूर्वा का रेप और मर्डर किया था और नैना को भी बात पता थी कि प्रमोद ने ही पूर्वा का रेप और मर्डर किया है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये बात मुझे भिड़े ने बताई थी। शायद इसी वजह से प्रमोद दादा ने भिड़े को मार दिया होगा। हो सकता है आदित्य झूठ बोल रहा हो। ये पूर्वा के स्वैब से प्रमोद का डीएनए टेस्ट करके देखो। ओके सर। फिलहाल बाप बेटे दोनों को जाने दो। सर, आदित्य ने स्वीकार किया था कि आत्मरक्षा के दौरान उसके ही हाथों प्रमोद की हत्या हुई थी, लेकिन आदित्य ने पूर्वा के रेप और मर्डर के केस में प्रमोद शिंदे पर जो आरोप लगाया था उसकी पुष्टि के लिए अदालत ने पूर्वा की बॉडी से मिले स्वैब सैंपल्स को प्रमोद शिंदे के डीएनए से मैच करने का आदेश दिया और फिलहाल आदित्य को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हाँ, प्रमोद ने ही पूर्वा के साथ उस दिन पूर्वा मुझसे मिलने आई थी और जब वो वापस जाने लगी तब प्रमोद ने उसके साथ। तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन के साथ ये सब किया और तुम फिर भी खामोश रही? काय करना सर, मेरे बाबा ने मुझे खामोश कर दिया। वो एकनाथ शिंदे के लिए इलीगल सैंड माइनिंग का काम करते और उन्होंने बाबा की बहुत मदद भी की, इसलिए बाबा एकनाथ शिंदे के दबाव में थे और मैं बाबा के दबाव में। ये तो साफ है कि पूर्वा का रेप हुआ था जो तेरे ही दामाद प्रमोद ने किया था और ये बात तेरी बेटी नैना अच्छी तरह से जानती थी। तू क्या जानता था ये बता। अब मुझे नहीं पता, नैना ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। तू एकनाथ के लिए सैंड माइनिंग का धंधा करता है ना, हमें सब पता चल चुका है। मैं गांव का सरपंच था तो एकनाथ नदी से रेत निकालकर इलीगल तरीके से बेचा करता था। आज से 15 साल पहले एक ट्रक के बदले में मुझे 150 रुपए दिया करता था ताकि मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं, और मार्केट में हजारों रुपए में वो रेती बेचा करता था। फिर एकनाथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने के बाद
कि इलीगल धंधे से अपने आप को अलग करने के लिए उसने ये धंधा मुझे सौंप दिया। धंधा एक नाथ का ही था, सिर्फ चलाता मैं था। नदी से रेत निकालते निकालते नदी के दोनों किनारे खाली हो चुके। अपने लालच में तुम लोगों ने गांव के मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, एक नाथ शिंदे और उसका लड़का आदित्य दोनों गायब है और दोनों के फोन भी बंद है। सब एक नाथ ने ही अपने बेटे आदित्य को अगवा किया होगा साहब। वो उससे बहुत चिढ़ता था। आदित्य बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला है। सच के लिए वो अपने बाप और भाई दोनों के खिलाफ जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में जो कंकाल मिला था उसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए एक नाथ को लगता है कि आदित्य दोषी है। अगर अपनी बेटी नैना को बचाना चाहता है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी तेरे को। बोलो भाई। तेरा जो गोडाउन है वो कुछ दिन के लिए चाहिए मुझे। अपने बेटे को किडनैप करना है। श्रुति को तू नहीं मारा ना? आप जानते हैं मैं किसी को मार नहीं सकता। प्रमोद को तो तूने मारा ही है। उस स्केलेटन के बारे में पुलिस को तूने ही बताया होगा। मुझे ये राज पता नहीं था बाबा, और पता होता ना तो पुलिस को कब का इन्फॉर्म कर चुका होता। मतलब तू मानता है कि तू मेरा दुश्मन है? रिश्ता तो बाप बेटे का है, लेकिन मेरा बैड लक कि मेरा बाप क्रिमिनल है। अभी भी वक्त है बाबा, जो भी कुछ बुरा किया ना उसका पश्चाताप कर लो। उसी में आपकी और हमारे खानदान की भलाई है। मेरे खानदान की भलाई किसमें, ये तू मत सिखा मुझे। मुगलों के टाइम में शहंशाह अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने औलाद का सर तक कलम कर देते थे। तेरे को और एक मौका देता हूं, सोच ले क्या चाहिए तुझे, परिवार या अपने उसूल? ये चॉइस तो मैंने लंदन से आने के बाद ही साफ कर दी थी बाबा। मुझे तो सिर्फ ईमानदारी से काम करना था, लेकिन आपको ही प्रमोद दादा, काशी और भीड़े जैसे चमचे पालने का शौक था। भीड़े ने मुझे बताया था कि किस तरह आपने अपना नक्शा पास करवाने के लिए संदीप देशमुख को मार के गाड़ दिया था। तो भीड़े को भी तूने ही मारा? मैंने नहीं मारा बाबा, आपके होनहार रेपिस्ट बेटे ने मारा। नैना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस कमीने ने। नैना 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 बहुत हो गया। आदित्य पर अटेम्प्ट टू मर्डर और संदीप देशमुख के मर्डर के मामले में हाथ होने के साथ साथ एकनाथ शिंदे पर वल्लभ माने समेत कई सरकारी और गैर सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के साथ इल्लीगल माइनिंग के मामले भी दर्ज किए गए। दामले, ओमकार और भास्कर सैंड माइनिंग से जुड़े वो मजबूर नाम थे जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस अपराध से जुड़े थे। लेकिन नैना की सलाह पर अनंत को किडनैप करना उनका वो अपराध था जिसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दी जा सकती। पुलिस जल्द से जल्द अनंत को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई थी और यह राज भी अब भी बरकरार था कि शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर गड़े कंकाल के बारे में पुलिस को सूचना किसने दी थी और एकनाथ शिंदे की बेटी श्रुति, उसकी हत्या किसने की थी। सर, पता चला है कि भास्कर मावना गांव के बाहर देखा गया है। शिरके जरूर इन्हें किसी ने अपने घर में छुपा रखा होगा। पता करो गांव में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ये छुप सकते हो। सर, सब पुरोहित को लक्ष्मी ने ही जॉब पर लगवाया था। चलो लक्ष्मी, बोलो अब। सर, जब आप पहली बार एकनाथ शिंदे के घर गए थे, उसके बाद श्रुति और काशी राव को मैंने बात करते हुए सुना था। काशी, यही सही वक्त है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का। तुम संदीप की हत्या का राज पुलिस को बता दो। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसीलिए ना, क्योंकि श्रुति को तुम ही नहीं मारा है। हाँ साहब, मानना पड़ा श्रुति को। हम तो सोच रहे थे कि वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ है और हम भी। साहब, हमने सोचा कि जाकर उससे हाथ मिला लेते, लेकिन हम श्रुति से मिलने फार्म हाउस गए थे, लेकिन उल्टा वो हम पर ही शक करने लगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों को एकनाथ शिंदे ने मेरे और काशी की जासूसी करने के लिए भेजा है ना। बताओ अब क्या चाल चल रहा है वो? देखो श्रुति ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। लक्ष्मी और पुरोहित अपना क्राइम कन्फेस कर चुके थे और पुरोहित के जरिए पुलिस को अनंत तक पहुंचने की एक लीड मिली। तू भी पहले गोताखोर था ना, ये बता ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे भास्कर और तुलसी अनंत को रख सकते हैं?
पागल हो गया है। उसको पैसा नहीं मिला ना, इसलिए येड़ा हो गया है। अनंत को मारने ले गया नदी किनारे साहब, उसे बचा लो साहब, वो मार देगा अनंत को साहब। चारों तरफ फैल जाओ, जितने नाव वाले हैं सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। हेलो सर, हमारा अनंत वापस आ गया हमारे पास। सर, उसका किडनैपर खुद उसे हमारे पास लेकर आया है। हमारी गरीबी ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था जब उस मासूम को तकलीफ दे रहे थे। लेकिन साहब, अगर मैं अब भी पूर्वा की आवाज को अनसुना करता तो मेरी जमीन मुझे कभी माफ नहीं करती, कभी माफ नहीं करती मुझे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जो अपनी आंखें अपराध के आवेश में आकर मूंद लेते हैं, उनकी आंखें जब खुलती हैं तो नजरों में सिर्फ सलाखें ही होती हैं। अपनी बुरी किस्मत के लिए किसी को कोसने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और सिद्धांत ये कहता है कि मेहनत करने वाले की इच्छा की पूर्ति हो ना हो, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति जरूर होती है। पिछले 5 दशकों से पूरी दुनिया हर साल पर्यावरण दिवस मनाती है, लेकिन प्रकृति की रक्षा का संकल्प अगर साल के 365 दिन कायम रहे, शायद तभी तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।